त्रिकोणीय भारत होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आजादी के 55 साल पूरे हुए हैं, 56वां साल शुरू हो चुका है। हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता, भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है। हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है, लोक संख्या है, या हमारी कुल बस्ती है, और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती। इन 44 करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग 15 करोड़ है। एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता, उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड़। कितनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं। 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में है, और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है। आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं, परसों किया तो 8 दिन बाद मिलेगा कि नहीं, 1 महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं। उनके साथ जीवन में इसी तरह की तलवार लटकती रहती है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है, और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए, लेकिन उनके 2 हाथ बेकार, कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं। ये 20 करोड़ लोग जो हैं जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए, उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष के बीच की। आप जानते हैं कि 18 वर्ष का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है, और 60 वर्ष में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है, लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है, बेहद जरूरत है। ये हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में एक तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे सब, और आज जब 2002 में हम आ गए हैं, जब हमारे देश में लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं, बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद सब। एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि 1945 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र 4.5 करोड़ टन हुआ करता था। आज भारत देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है। माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि 4.5 करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था, और जब 21 करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा ही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई ये सारा हिंदुस्तान के बस्ती बधारे के कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है, और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं, और वो बात ऐसी है कि जब 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है। तो 34 करोड़ की जनसंख्या जब 105 करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है। जनसंख्या हमारी 3 गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले 55 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया।
4 करोड़ टन अनाज पैदा होता था 1947 में। अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तो 4.5 करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है, फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में 3 गुना बढ़ा होता और जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे समाचार भी सुनते हैं। मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूँ। अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के बाद एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला। तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से। और वो कैसे मर गए थे? उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। गांव में एक भैंस मर गई थी, वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का भाग खा लिया था और वो सब मर गए। हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पर चर्चा होती है, बहस होती है। और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से। अब दोनों ही तो एक सिक्के के 2 हिस्से। अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक है। ये रहती है और ये अंतहीन बहस हमारी संसद में 55 साल से चालू है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग हैं। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन ही बहुत कम था, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन हिंदुस्तान का 1947 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहाँ से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा दिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, ये सिद्धांत ही गलत है। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने कभी 450 या 500 साल पहले ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों में ही पूरी तरह से नकार दिया है। और वो सिद्धांत ये हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है, जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है। अगर किसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है। पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी है, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है, जर्मनी की बढ़ी है, जापान की बढ़ी है, चाइना की बढ़ी है और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। लेकिन देखने में ये आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में 3 गुनी बढ़ी है, उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में 1000 गुनी बढ़ चुकी है। गरीबी नहीं बढ़ी है, अमीरी बढ़ी। जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग 2 गुने से कुछ ज्यादा हो गई है, वो अमेरिका में पिछले 55 वर्षों में अमीरी लगभग 1000 गुनी बढ़ चुकी है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए? और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए। क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं, सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते। अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थ्योरी है, कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है। लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहाँ तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहाँ जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। डेनमार्क नाम का एक देश है, स्वीडन नाम का एक देश है, नॉर्वे नाम का एक देश है। वहाँ की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती। और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता।
और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है, ऑफिसर हो जाता है। चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती है। अब डेनमार्क की सरकार, नॉर्वे की सरकार, स्वीडन की सरकार, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती है और अपने अपने देश के लोगों को दिखाती हैं, बताती हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। यहाँ हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो? अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई? या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूँ आपके सामने। और ये इसलिए खोलना चाहता हूँ कि हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमियां बैठी हुई है जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं। और ये सिद्धांत जिसको दुनिया में 400 साढ़े 400 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने, जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते, उसने कभी कह दिया था, वो हमने पकड़ के रख लिया। यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है। ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है। और भारत की गरीबी का संबंध क्या है, एक दिन ये मेरे समझ में आया। मैं एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था। मेरे पास कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ज्यादा पैदा करो ऐसा अभियान चलाती है, ऐसा क्यों है आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं और काम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सके। तो मैंने कहा, यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ती है। तो मैंने कहा, ये कैसे होने वाला? भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, माने गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सामने लोगों की संख्या कम होती जाए, ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं राजीव भाई, बात कोई दूसरी। तो मैंने पूछा, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। तब एक वैज्ञानिक ने बहुत छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसने कहा कि देखिए, बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए। और ये बिल्कुल सच बात। कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे, यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका है संसाधनों के मामले, प्राकृतिक संसाधनों के मामले। और इतना ही नहीं है, मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है। यूरोप में साल में 9 महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को। धूप के लिए लोग तरस जाते हैं और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट कर धूप का आनंद लेते हैं। भारत में आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, जहाँ भी दरिया का किनारा मिल गया वहाँ यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े कोई समुद्र के किनारे पड़े थे। उनको धूप चाहिए तो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं, इसके लिए वो दूसरे देश में भागे थे। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है, बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है। आज बारिश हो रही है, अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए, फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए। इतना अनिश्चित मौसम है, जितना निश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा। और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की होगी। दुनिया के बहुत सारे देश तो इतने खराब माटी वाले हैं कि साल में एक फसल हो जाए उनके यहाँ, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो साल में 3 से 4 फसलें बड़े आराम से हुआ करती। और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ साल में 6 महीने खेतों में बर्फ ही बिछी रहती है, तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है। जीवन बहुत मुश्किल है वहाँ का। तो वहाँ के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूँ। उसने कहा, राजीव भाई, आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है, आपको शायद ये भी मालूम है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं। खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अगर आपके देश की, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे, हमारे लिए आपके देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम आपको ये सिखावन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाए और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता है।
इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए, जो यूरोप में नहीं होता। यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए, हमसे ड्राई फ्रूट चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, मखान में चाहिए, मुनक्का चाहिए, जो उनके देश में नहीं होता। उनको बहुत सारी ऐसी खाने, उनको चाय चाहिए, उनको कॉफी चाहिए, जो उनके अपने देश में नहीं होती। उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती हैं या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में होती हैं। तो वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें जो करना है वो हम कर दें। ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़ कर देते हैं। आपको कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का, खासकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में, और आप वहां जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, हमारे देश की जनसंख्या बढ़े, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है, वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती है। हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे 1000 गुना ज्यादा पैदा करता है। मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब ही पैदा हुआ और 80 बरस तक अगर मैं जीवित रहूं तो जब से मैं बचपन से 1 बरस का हुआ और 80 बरस तक मेरा जीवन चले तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा। और अगर मैं 5 एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज 18 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक, तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा तो खाने वाला मेरा अनाज मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो 2.5 से 3 टन, बहुत अधिक तो 4 टन, बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो 5-5.5 टन। आप कल्पना करो कि कोई मजदूर 10 टन खाएगा। और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं 18 बरस की उम्र से काम करूं और लगभग 60 बरस की उम्र तक 5 एकड़ खेत पे काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो तो मैं 30,000 टन उत्पादन कर सकता हूं। 10 टन मैं खाना खाऊंगा, 30,000 टन पैदा करके जाऊंगा। अब बताओ खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा? मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है, आंखें दी है, देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं। ईश्वर ने मुंह 2 नहीं बनाए हैं, बाकी सब 2 है। मतलब क्या है, मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है, उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है। और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना? तो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके? और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है, ये तो वरदान है हमारे लिए। आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए। चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती। चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने। तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन है, ये सिद्धांत क्यों नहीं चल सकता? कारण उसका एक है और कारण वो बिल्कुल सीधा है। चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है। भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है। ये है हमारी बुद्धि का फेर, और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कैसे है? ये परदेशों से आने वाला जो विचार है जिसने हमको उड़ा दिया है एक हवा में, हम हमारी जमीन पर नहीं है, परदेशी विचार की जमीन पर है। अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं। हम अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोच कर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है, और हम उसको स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है। आजादी के 55 वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है,
अमीरी नहीं मिल सकती, और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को, जो शायद 1% भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के। हो सकता है हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग बहुत अमीर हों, लेकिन 99 करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे। व्यवस्था हमारी ऐसी है, और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है, जो हमको गरीबी ही देती है, बेकारी ही देती है, भूखमरा ही देती है, ये व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है, जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था, उसको हम तोड़ नहीं पाए, और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है। अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं, अपने लोगों को कोसते रहते हैं। व्यवस्था की गलती, व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना बंद हो चुकी है। मुश्किल हमारी व्यवस्था में। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। 1945 के बाद में स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या मात्र 3 से 3.5 लाख के आसपास थी। आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सबर्ब जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ से थोड़ा कुछ कम है, 9 लाख के आसपास है। तो 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या अब 9 लाख हुई है 55 वर्षों में। तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो, क्योंकि 3.5 लाख की बस्ती अगर 9 लाख हो गई तो बस्ती बढ़ाया लगभग 30 गुना हो गया, तो 30 गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड में पिछले 55 वर्षों में 10,000 गुनी अमीरी आई है, गरीबी नहीं आई है। 10,000 गुनी अमीरी आई है स्विट्जरलैंड पिछले 55 वर्षों। स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है, वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी है। तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है, स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये सीधा सीधा है, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ लक्ष्मी आती है, और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ से लक्ष्मी जाती है। यहाँ से लक्ष्मी जा रही है, स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है। जहाँ लक्ष्मी आती है, संपत्ति आती है, धन आता है, वहाँ अमीरी आती है, और जहाँ से लक्ष्मी चली जाती है, वहाँ संपत्ति चली जाती है, धन चला जाता है, गरीबी आ जाती है। सीधा सा खेल है। एक बार मैं शंकर और पार्वती का किस्सा पढ़ रहा था। गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही है, ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से? तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है, और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है। सीधा सा है। तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब हैं, और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है। अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे, वो ये कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं। माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है, इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है। आप पूछोगे कैसे जा रही है? भारत से बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन, और उसमें इतना डॉलर रहता है, इतना रुपया रहता है, आपकी कल्पना के बाद। ये तो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है, इसमें तेल नहीं जाता, पानी नहीं जाता, दूध नहीं जाता, इसमें रुपया बह के जाता। और वो पाइपलाइन की भी सीधे स्विट्जरलैंड जाती है, तो वो सीधे की सीधे नहीं खुलती है। वो पाइपलाइन है भ्रष्टाचार की, वो पाइपलाइन है हरामखोर राजनेताओं की, वो पाइपलाइन है भ्रष्ट राजकारणियों की। इन्हीं के कारण हिंदुस्तान की गरीबी है, और इन्हीं के कारण स्विट्जरलैंड की अमीरी है। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के राजकारणी कितने भ्रष्ट हैं। ये थोड़े थोड़े दिन से आपको दिख रहा होगा, पेट्रोल पंप घोटाला, घोटाले में घोटाला, उसके पहले यूरिया घोटाला, फिर चारा घोटाला, तो फिर बोफोर्स घोटाला, तो फिर गेहूं घोटाला, तो फिर बाजरी घोटाला। ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका घोटाला ना हो। हिंदुस्तान आजाद हुआ, घोटाला तभी से शुरू हो गया। आजादी मिलते ही घोटाला शुरू हुआ, और सबसे पहला घोटाला था वीके कृष्णा मेनन का जीप स्कैंडल। वीके कृष्णा मेनन इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कागज पर जीप खरीदी, और वो सप्लाई भी कागज पर हो गई, और पैसा स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो गया। घोटाला खुला, संसद में हल्ला हुआ,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो, बिना भ्रष्टाचार के ये प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है। ये पंडित नेहरू के शब्द है लोकसभा में। बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, इसमें हैरानी कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। इसका अर्थ क्या है? आजादी होते ही घोटाले का घुल लग गया इससे। और ये जो कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर, इससे लोगों को और मौका मिला। तो जो कम भ्रष्टाचारी थे वो और हो गए, और अधिक हो गए, और फिर उससे अधिक हो गए। और अब भ्रष्टाचार का, पहले कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है, अब भ्रष्टाचार का महासागर है। गंगोत्री तो कहीं